मौका दिया कि मैं आप लोगों को शेयर कर सकूं अपने व्यूज, स्पेशली ऑन द इशू ऑफ पूंजीवाद एंड उपनिवेशवाद। मेरा क्या बोला कटारी ने, क्या बोला? आप सभी लोगों से, सभी लोग पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को नेचुरल सी बात है, इसका आइडिया भी होगा। मेरी आवाज सभी को ठीक आ रही है? जी सर आ रही है, सही आ रही है। ओके ओके, ठीक है सर। तो मेरा ये, मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरी बात जो जिन विषय पे होनी है उनका एक जनरल आइडिया आपको है, और थोड़ी बहुत टेक्निकल टर्म्स में, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ, उस नाते कुछ चीज़ों को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश भी करूँगा, और कुछ ऐसा भी कोशिश करूँगा कि आपकी पीएचडी के दौरान वो आपको काम भी आएगी। और साथ ही साथ शोध की विभिन्न विधियों के माध्यम से जो आप सीख रहे हैं उसमें आपका ये जो पेपर है, इसमें प्री पीएचडी का जो पेपर है, इसमें पूंजीवाद और पूंजीवाद के साथ साथ उपनिवेशवाद को लेकर जो विषय है उसमें अपनी बात आरम्भ करें। हम जानते हैं कि पूंजीवाद के बारे में एक सामान्य अवधारणा है कि पूंजीवाद क्या चीज है, कैपिटलिज्म क्या है। वो क्षेत्र जहाँ पर पूंजी को विशेष दर्जा दिया जाए, पूंजी प्रधान व्यवस्था हो, सोसाइटी को एज सच उतना कंसंट्रेशन ना मिले, साथ ही साथ उद्योग में मालिक की सुनी जाए, श्रमिक की ना सुनी जाए या कम सुनी जाए, तो कार्ल मार्क्स की बात करें। और ये बात मैंने कही, इसको लेके जो वर्ग संघर्ष पैदा होते हैं में, अर्थव्यवस्था में, वर्ग संघर्ष का मतलब है मालिक और श्रमिक के बीच के वर्ग संघर्ष। तो पूंजीवाद या कैपिटलिज्म को हम कई तरह से पढ़ते हैं। उसमें एक तरीका तो यह है जो मैंने हल्का हिंट किया आपको। दूसरा एक मेथड है जिसमें हम पढ़ते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमीज की तरह से, पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के एंगल से। जहाँ तक पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं हैं, वो अपने आप को पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं सामान्यतः रूप से नहीं मानती हैं। मानती हैं समाजवादी अर्थव्यवस्थाएं, या आजकल ट्रेंड है मिक्स अर्थव्यवस्था का, जिसमें पूंजीवाद और समाजवाद का मिक्स हम मानते हैं। अपने भारतवर्ष को भी हम आज की डेट में उसी कैटेगरी में मानते हैं, जहां पूंजीवाद और समाजवाद दोनों का सम्मिश्रण के तरह से व्यवस्था को देखते हैं। जहां तक पूंजीवाद के टेक्निकल टर्म की बात है, तो सर क्या मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? प्रोफेसर लोनी साहब, मुझे स्क्रीन शेयर के लिए अलाउ कर सकते हैं? प्रोफेसर एनसी लोनी साहब, मुझे स्क्रीन शेयर के लिए अलाउ कर सकते हैं? लिखा है कि होस्ट डिसेबल, मुझे इनेबल कर दीजिए, नहीं हो रहा है। स्क्रीन शेयर के लिए मुझे अलाउ कर दीजिए ताकि मैं अपनी बात उस एंगल से स्टार्ट कर पाऊँ। नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। हेलो, जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि मुझे स्क्रीन शेयर के लिए अलाउ कर दें, अभी तक नहीं हुआ है। मैं स्क्रीन शेयर अलाउ करता हूँ, बल्कि मैं आपको इसका सीधे नहीं, केवल स्क्रीन शेयर सिक्योरिटी में जाकर सर होस्ट बना देता हूँ, उससे आसान रहेगा, आप सब कुछ कर सकते हैं। फिर आप होस्ट हो गए। होस्टिंग बना दिया? जी जी जी, लीजिए, आप होस्ट बन गए। थैंक यू सर, थैंक यू जी। मुझे लगता है कि स्क्रीन पे हम लोग देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। विजिबल है? हाँ, देख रहे हैं, देख रहे हैं जी। थैंक यू। पूंजीवाद को जब हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना टेक्निकली, शाब्दिक रूप से देखते हैं, तो सामान्य रूप से पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है। जब हम कहते हैं आर्थिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली जब बात करते हैं तो इसका सीधा सीधा संबंध है ऐसी प्रणाली जो अर्थव्यवस्था में विशेष योगदान देती है और अर्थव्यवस्था के आसपास घूमती है। ये एक ऐसी प्रणाली है जो उत्पादन के साधन और लाभ के लिए उनके, आप टेक्निकल टर्म से मत डरिएगा, मैं बीच बीच में एक्सप्लेन करता रहूंगा, वो कोई इशू नहीं। पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो उत्पादन के साधन और लाभ के लिए उनके संचालन के निजी स्वामित्व पर आधारित है। इसमें दो तीन बात आई।
उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन का मतलब सर आपकी आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ पा रही सर। दिनेश जी आपकी आवाज गड़बड़ हुई है कुछ। आपका स्क्रीन दिख रहा है लेकिन आप सुनाई नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है कुछ कनेक्टिविटी की कमजोरी होगी। उनका नाम दिख रहा है, वो कट नहीं हुए हैं। शायद लिंक कमजोर हो सकता है, तो कुछ इंटरनेट की आज दिक्कत है विश्वविद्यालय स्तर पर। तो हो जाएगा, आप लोग मौजूद रहें कक्षा में तो जुड़ जाएंगे। मैं ख्याल वो डिस्कनेक्ट भी हुए हो सकते हैं ये। हाँ लाइट गई है, अच्छा हो गया। विश्वविद्यालय में जो हमारा नेट की कनेक्टिविटी है वो लाइट से जुड़ी है, इसलिए मुश्किल होती है। कई बार मैं घर पर होता हूँ तो वो व्याख्यान हमारा ज्यादा आसान हो जाता है, लेकिन मेरे तो चूंकि मैं अपने मोबाइल से डील कर रहा हूँ आपके इसको, तो इसलिए मेरे लिए जुड़ा हुआ है। उनका शायद दोबारा जुड़ेगा कंप्यूटर, तो आप एक आध मिनट वेट कीजिए। मैं भी सर मोबाइल से ही जोड़ रहा हूँ उसे। अच्छा अच्छा अच्छा, आगे आगे दीजिए आगे जी। तो मोबाइल से कनेक्ट हो, वो स्क्रीन शेयर फिर गायब हो गई है सर, मुझे अच्छा स्क्रीन शेयर करूँ क्या? लीजिए हाँ, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी, कर दीजिएगा, ये आसानी हो जाएगी। लीजिए स्क्रीन शेयर खुल गया हाँ, सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं जिस विषय पर बात कर रहा था उसमें बात ये थी कि जो उत्पादन के साधन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर्स। एंटरप्रेन्योर्स का मतलब होता है उत्पादन में पैसा लगाने वाला। कई बार जो पैसा लगाने वाला है वो अलग होता है, काम देखने वाला अलग होता है। जब काम देखने वाला अलग होता है तो हम कह देते हैं कि उत्पादन के 5 साधन हैं। जब काम देखने वाला और पैसा लगाने वाला एक ही है तो हम बोल देते हैं कि 4 साधन है। मोटी मोटी बात यह है कि पूंजीवाद एक आर्थिक प्रणाली है जो इन सभी साधनों के लिए, तो मैंने 4 साधन बताए, इनको और लाभ के लिए उनके संचालन के निजी स्वामित्व पर, इन चारों संसाधनों का जो मालिक है, उत्पादक है, प्रोड्यूसर है, उसका निजी स्वामित्व हो। प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है यहाँ, पब्लिक सेक्टर की बात नहीं हो रही है यहाँ, बात हो रही है प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेट इंडस्ट्री है, उसका मालिक प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति है, वो निजी स्वामित्व के हिसाब से लाभ के लिए काम करता है। हम ये समझते हैं कि सामान्यतः हर व्यक्ति लाभ के लिए ही काम करता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी इंडस्ट्री है जो अपनी बिक्री बढ़ाने के लिए काम करती है, लाभ भले ही हो ना हो, मार्केट पे कब्जा होना चाहिए। ऐसा भी होता है कि मार्केट पे कब्जा करने के लिए कई बार सामान सस्ते में बेचना पड़ता है। तो लाभ कमाना का उद्देश्य अकेला उद्देश्य नहीं होता, पूंजीवाद में अकेला उद्देश्य होता है। पूंजीवाद में तो प्राइवेट मालिक है, प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो निजी स्वामित्व है उसका। किस पे स्वामित्व है? चारों संसाधन पे। लैंड भी उसकी है, लेबर भी उसकी है, कैपिटल भी उसका है, और पैसा लगाने वाला भी खुद है, एंटरप्रेन्योर भी खुद है। तो चारों संसाधनों पर उसका स्वामित्व है। स्वामित्व निजी है, इसलिए वो केवल लाभ कमाने के लिए मोटी मोटी बात, एक ऐसी प्राइवेट फैक्ट्री है जो केवल और केवल लाभ के लिए सोचती है। श्रमिकों का भला हो ना हो, टाइम से ना मिले, समाज में समानता आए ना आए, गरीबी मिटे ना मिटे, तो ही लाभ से, निजी उद्देश्य से काम करता है। ये मोटी मोटी बात। तो थोड़ी सी बात आगे बढ़ाते हैं।
हम भी इसमें अभी जितना मैं चला पा रहा हूँ उसी को। हाँ, इसमें जो बात थी कि पूंजीवाद एक बात है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था दूसरी बात है। पूंजीवाद और समाजवाद दो चीजें हैं, दुनिया के विभिन्न देशों ने इन्हें अपनाया है और दोनों का जो प्रमुख आधार है वो आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था है। आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था दोनों के लिए प्रत्येक देश में प्रणाली बनाने के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, उसमें पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के साधन राज्य या जनता के पास होते हैं और समतावादी तरीके से होते हैं। जब हमने बोल दिया समाजवाद, तो समाज को ध्यान में रखने के आधार पर होते हैं, समता के सिद्धांत के आधार पर होते हैं समाजवाद। पूंजीवाद में लाभ के सिद्धांत के आधार पर होते हैं और जो मालिक है उसके पक्ष में होते हैं। भारतीय जो अर्थव्यवस्था है ये पूंजीवाद और समाजवाद को मिश्रण के तरीके से देखती है। हम एक मिश्रित अर्थव्यवस्था अपने आप को कहते हैं। तो कई जगह हम पूंजीवाद या पूंजीपतियों के पक्ष में पॉलिसी को देखते हैं, कई जगह हम पॉलिसी जो सरकारी पॉलिसी है उनको हम समाजवाद के एंगल से पॉलिसी को देखते हैं। इस तरह की प्रणाली में इसके अंतर्गत, पूंजीवाद के अंतर्गत सभी खेत, कारखाने, उत्पादन के अन्य साधन निजी व्यक्तियों और फर्मों की संपत्ति होती है। वो लाभ कमाने के लिए उन्हें देखने के स्वतंत्र हैं। लाभ कमाने की इच्छा संपत्ति मालिकों के साथ उनकी संपत्ति के उपयोग में एकमात्र विचार है। वो केवल एकमात्र विचार उनका लाभ कमाना है, संपत्ति को बढ़ाना होता है। पूंजीवाद के तहत हर कोई अपने उत्पादन की किसी भी लाइन को लेने के लिए स्वतंत्र है और लाभ अर्जित करने के लिए किसी भी अनुबंध में प्रवेश करने के लिए स्वतंत्र है। एक बात उद्देश्य है प्रॉफिट का मैक्सिमाइजेशन करना, लाभ का अधिकतमीकरण करना, और लाभ अधिकतमीकरण करने के साथ साथ वो किसी भी दिशा में कार्य करे, अगर पूंजीवाद है तो उसे अलाउड है, उससे इसमें जो हम बात करते हैं कि कुछ जो खास बातें हैं उनकी अगर बात करें, जैसे प्राइवेटाइजेशन होता है, स्वामित्व में स्वामित्व की स्वतंत्रता, स्वामित्व का मतलब ओनरशिप, वस्तु को, सामान को, पूंजी को, भूमि को प्राप्त करने की जो ओनरशिप है, जिससे व्यक्ति कहता है कि ये मेरी हो गई, अपनी हो गई, तो मालिकाना हक है, तो स्वामित्व है। तो मालिकाना हक की उसकी स्वतंत्रता है कि वो जिसका पैसे के बल पे जिसका चाहे मालिक बन सकता है। निजी संपत्ति का अधिकार उसके पास है, मूल्य प्रणाली उसके पास है, सामान कितने पैसे का बिकेगा बाजार में जो वो उत्पादन कर रहा है ये भी वही तय करेगा। इसका अर्थ यह है कि जो लागत आई उसमें अपना लाभ कितना जोड़ेगा ये भी पूंजीपति ही तय करेगा। प्रतियोगिता और सहयोग साइड द्वारा जाता है, तो मिला के जो कंपटीशन है और कॉपरेशन है, प्रतियोगिता का मतलब कंपटीशन और सहयोग कॉपरेशन, तो इस पूंजीवाद में कंपटीशन भी कम से कम होता है और कॉपरेशन भी कम से कम होता है। कॉपरेशन कहाँ पर? कॉपरेशन पूंजीवाद, पूंजीपति और श्रमिक के बीच में, वहाँ कॉपरेशन कम से कम होता है, दोनों के अपने अपने हित बीच में आते हैं। और प्रतियोगिता विभिन्न उद्योगों के बीच की जो प्रतियोगिता है वो प्रतियोगिता बहुत कम होती है क्योंकि केवल उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इसमें अगर बात करें जो आज की डेट में बात करते हैं हम स्टॉक कंपनियों की, तो यहाँ पर स्टॉक कंपनियों की मुख्य भूमिका होती है। तो स्टॉक कंपनी मान लिया किसी प्रोडक्ट की कोई एक उत्पादन है, लैपटॉप बनाने का उत्पादन है मान लिया उदाहरण के लिए, उसकी 20 कंपनी काम करती है, तो 20 कंपनी मिलके एक संयुक्त स्टॉक कंपनी बना सकती है। तो वो स्टॉक कंपनी भी आपस में, जैसे कंपनी एक्ट आज की डेट में पढ़ते हैं, तो जो स्टॉक कंपनी है वो स्टॉक कंपनी भी आज की डेट में वही काम करती है जो पूंजीपति काम करता है, क्योंकि पूंजीपतियों की स्टॉक कंपनी है। उसके साथ
व्यवस्था में, पूंजीवाद में वर्ग संघर्ष कहाँ पर? उद्योगपति और श्रमिकों के बीच में बहुत अधिक पाया जाता है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि उद्योगपतियों के द्वारा श्रमिकों का जरूरत से ज्यादा शोषण किया जाता है और इस शोषण के कारण ही वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता है। शोषण का जो कारण है वह है उद्योगपति का लाभ। उद्योगपति अपना लाभ अधिकतम चाहता है, मजदूरी न्यूनतम देना चाहता है, जबकि जो श्रमिक है वो चाहता है कि उसे मजदूरी अधिकतम मिले ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, बचत कर सके, निवेश कर सके, आगे जीवन यापन कर सके। तो यहाँ पर दोनों के हित टकराते हैं। पूंजीपति के हिसाब से उसका लाभ अधिकतम हो, श्रमिक के हिसाब से उसका लाभ अधिकतम हो, तो यहाँ हित टकराते हैं, इसलिए वर्ग संघर्ष सामान्य रूप से देखने को मिलता है। एक जो प्रॉब्लम है पूंजीपति में, पूंजीवाद में जो दिक्कत है वो यह है, हाँ, यहाँ जो प्रॉब्लम है वो यह है कि इसकी जो सामाजिक लागत है वो बहुत अधिक होती है। सामाजिक लागत का मतलब होता है वो लागत जो समाज को पे करनी पड़ती है। जैसे अगर पूंजीपति या पूंजीवादी व्यवस्था में गरीबी बढ़ती है, मान लेते हैं, बेरोजगारी बढ़ती है, मान लेते हैं, असमानता बढ़ती है, मान लेते हैं, तो ये गरीबी, बेरोजगारी, असमानता की जो परेशानी है वो कौन झेलेगा? समाज झेलेगा। तो समाज को इसकी लागत चुकानी पड़ती है और इसका लाभ, दो चीजें होती है, लाभ और लागत। लाभ कहाँ जा रहा है? उद्योगपति के पास, पूंजीपति के पास। तो लाभ पूंजीपति के पास जाता है, लागत समाज को पे करनी पड़ती है। तो जो सामाजिक लागत है वो इस व्यवस्था में बहुत अधिक होती है। सोशल कॉस्ट इज मच हायर इन द केस ऑफ कैपिटलिस्टिक सिस्टम। और सोशल कॉस्ट के कारण ही आज हम देखते हैं कि ऐसे विभिन्न देश हैं जहाँ पर राइट टू फ्रीडम नहीं है, बोलने की आज़ादी नहीं है, और कई तरह की अन्य आज़ादी भी नहीं है, क्योंकि वो सामाजिक कॉस्ट है। अगर हम कुछ अरब कंट्री की बात करें या कुछ और कैपिटल कंट्री की बात करें तो वहाँ पर देखें हम कि जो सोसाइटी के एंगल से समाज सुधार के जो प्रोग्राम हैं वो इतने देखने को नहीं मिलते हैं। वो इसलिए नहीं मिलेंगे कि वहाँ पर समाज कॉस्ट पे कर रहा है, लागत का भुगतान कर रहा है, लाभ पूंजीपति कमा रहे हैं। दूसरी यहाँ पर जो परेशानी है वो यह है कि धन और आय का जो वितरण है वो बहुत असमान हो जाता है। जो धन है या जो आय है वो कुछ परसेंट लोगों के हाथ में बहुत अधिक होती है। हो सकता है अगर हम इंडिया की बात करें तो 10 या 8-10% लोगों के पास हिंदुस्तान की 90% इनकम हो और 90% लोगों के पास 10% इनकम हो। मेरा डेटा 1-2% आगे पीछे हो सकता है। तो अगर हम ये कहें कि अराउंड 90% ऑफ द नेशनल इनकम, टोटल इनकम का 90% के आसपास का जो फिगर है वो केवल 10% उद्योगपति के, 10% धनी लोगों के पास में है और 90% लोगों के पास 10% इनकम का हिस्सा जाता है। तो ये जो असमानता है इसके पीछे का जो कारण है वो प्रणाली है, जो व्यवस्था है। वो व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था भी हो सकती है और पूंजीवादी व्यवस्था अगर नहीं है तो मिश्रित व्यवस्था है। आज हम जिसे मिश्रित बोलते हैं। अब मिश्रित में देखना ये होता है कि पूंजीवादी का हिस्सा ज्यादा है या समाजवादी व्यवस्था का हिस्सा ज्यादा है। ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है, गवर्नमेंट का देखने का एंगल क्या है। ये समय समय पर परिवर्तित होते रहते हैं नीति के हिसाब से। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अपरिहार्य रूप में कक्षा संघर्ष, कक्षा का मतलब है क्लास, क्लास का मतलब है वर्ग, वर्ग का मतलब है पूंजीपति और श्रमिक, ये दो अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग कक्षाएं। तो इन दोनों के बीच का जो वर्ग संघर्ष है, कक्षा संघर्ष है, वो अपरिहार्य रूप में होता है, आवश्यक रूप में होता है, निश्चित रूप में होता है। तो पूंजीवादी व्यवस्था हो और वर्ग संघर्ष ना हो तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। अब इन सभी प्रॉब्लम्स को अगर देखें तो बेरोजगारी और रोजगार के तहत इनको अगर देखें तो बेरोजगारी बढ़ती है और जो रोजगार दिखता है वो रोजगार में मजदूरी कम होती है, क्योंकि मजदूरी इसलिए कम है
उद्योगपति अपना लाभ अधिकतम करना चाहता है। तो ये समस्या है पूंजीवादी व्यवस्था की, तो सामान्य रूप से देखने को मिलती है। ये सारी मैं स्किप कर गया। अब मैं दूसरे बिंदु पे आना चाहूंगा, फिर मैं कुछ एग्जांपल्स अपने दूंगा बाद में आपको। उपनिवेशवाद, क्योंकि तो ये भी हमें कहा गया है, इसमें कुछ बातचीत करनी है। निवेशवाद को हम समझते हैं, यहाँ पर हम नव निवेशवाद की बात, नव उपनिवेशवाद की बात करनी है। उपनिवेशवाद क्या हम समझते हैं? सिंपल सी बात है, जब डिफरेंट कॉलोनीज बनाई गई डिफरेंट डेवलप्ड कंट्रीज के द्वारा, जैसे भारत भी एक कॉलोनी ही था 47 से पहले, ऐसे ही विभिन्न देशों की व्यवस्था थी। खासकर 1950 से पहले बहुत सारी ऐसी विकसित देशों की कॉलोनीज चला करती। कॉलोनीज का मतलब है उनके अंडर में शोषित जो देश चलते रहे, उनको कॉलोनीज बोला गया था, निवेशवाद बोला गया था, जिसमें उन्होंने निवेश कर दिया हो, पैसा लगा दिया हो। निवेश का मतलब यहाँ पर पैसा लगाने से है, इन्वेस्टमेंट करने से। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ने हिंदुस्तान में निवेश किया, पैसा लगाया, उद्योग के बहाने वो आई और यहाँ पे पूरे को कब्जा किया, तो वो उसने उपनिवेश हुआ, वो उसने यहाँ पे कॉलोनी बना ली। तो अगर इसको हम पढ़ें इस स्लाइड को, तो विश्व में उपनिवेशवाद का इतिहास लगभग 5 शताब्दी पुराना है। अपने विकास की प्रक्रिया में यह विभिन्न चरणों से गुजरा है तथा इसके प्रत्येक चरण की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। कभी उपनिवेशवाद कम रहा है, कहीं ज्यादा रहा है, कहीं विशेष धर्मों के हिसाब से रहा है, कहीं विशेष उद्योगों के हिसाब से रहा है, अलग अलग विशेषताएं हैं। उपनिवेशवाद शब्द की अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने अलग अलग समय पे दी है। ऑप्शन, उपनिवेशवाद को किसी देश या किसी दूसरे विदेशी निर्जन या कम आबादी वाली भूमि पर स्थानांतरण के रूप में परिभाषित करते हैं। मतलब दूसरे देश पर जिसकी आबादी कम हो या भूमि पर स्थानांतरण कर दिया हो, भूमि हमने अपने नाम कर दी हो। प्रवासी लोग नागरिकता के अधिकारों को भी अपने साथ ले जाते हैं। नागरिकता के अधिकारों को भी अपने साथ ले जाते हैं। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी से अगर जनरल डायर इंडिया में आया, तो यहाँ के अधिकार, उसकी नागरिकता के अधिकार उसके अपने हो गए। और अगर वो यहाँ से गया 47 से पहले, उसने 20 चक्कर लगाए ब्रिटेन के 1947 से पहले, तो वो ब्रिटेन का नागरिक भी था और इंडिया का नागरिक भी था, तो नागरिकता को अपने साथ रखते हैं। या फिर स्थानीय स्वशासन जैसी संस्थाओं पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर देते हैं। कुल मिला के अपने कॉलोनी बना लेते हैं, मोटी मोटी बात है। उपनिवेशवाद की बहुत सी परिभाषाएं मूल्यों तथा भावनाओं पर आधारित रही हैं, जिनका यहाँ विशेष उल्लेख किया गया है। पश्चिमी संकल्पना के अनुसार अगर वेस्टर्न थॉट को देखें, तो उपनिवेशवाद एक लंबे समय के लिए विदेशी भूभाग पर सत्ता स्थापित करना होता है। एक लंबे समय तक विदेशी भूभाग पर सत्ता स्थापित करना, ये उपनिवेशवाद कहलाता है। और उसे बनाए रखना, कंटिन्यू बनाए रखना, तथा यह भूभाग सत्ताधारी शक्ति से अलग और उसके अधीन होता है। भारत सरकार से अलग ब्रिटेन के अधीन हम चले गए थे, तो इसको उपनिवेशवाद ही कहा गया। इसमें साम्राज्यवादी शक्ति से बहुत दूर एक भिन्न प्रजाति के लोगों के निवास स्थान पर शासन स्थापित करना सम्मिलित होता है। तो साम्राज्यवादी शक्ति यहाँ से बहुत दूर, ब्रिटेन एक साम्राज्यवादी शक्ति थी उस समय, तो उस शक्ति से बहुत दूर दूसरी जगह पर दूसरे लोग जहाँ निवास कर रहे हैं, उन पर शासन स्थापित करना। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं कि जो बड़े देश हैं, जो पैसे वाले देश हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमीज हैं, जो विकसित देश हैं, वो पिछड़े हुए देशों पर, विकासशील देशों पर अपना आधिपत्य स्थापित करते रहे हैं, विशेषकर 1950 से पहले। तो इसको हम उपनिवेशवाद कहते हैं। जहां तक बात है नव उपनिवेशवाद की, क्योंकि हमें जो बात करनी है एज पर सिलेबस, वो नव उपनिवेशवाद की बात करनी है। अब यहाँ पर हमें समझना होगा, मैं 2-3 बार रिपीट किया है 1950 से पहले। तो 1950 से पहले तो उपनिवेशवाद बहुत था। बहुत सारे देश थे जो दूसरे विकसित देशों के शोषण में शोषित हो रहे थे या एज कॉलोनी काम कर रहे थे।
लेकिन धीरे धीरे ये उपनिवेशवाद खत्म होना शुरू हुआ और लगभग 1950 के आसपास सभी देशों ने आवाज उठानी शुरू की और लगभग सभी देश आजाद हो गए। लगभग सभी देश। एक आधा एग्जाम्पल आगे मिल सकता है, वो मैं यहाँ कोट नहीं कर रहा हूँ। तो सामान्य रूप से 1950 के आसपास सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर, आवाज जुड़ नहीं रहे आ होंगे, रही है। जुड़ रहे होंगे, अगर कट गया है तो जुड़ जाएंगे। अभी जुड़ जाएंगे, जुड़ जाएंगे। आप लोग बने रहें क्लास में, जुड़ेंगे। चलिए तो अपने इंटरनेट से जोड़ ले इसको, ताकि ये फिर बचा रहे। मेरे जाते ही ये गड़बड़ा जाएगा। कहाँ है वो? संलग्न, इसमें अनुमति मिलेगी। अनुमति होगा ना, यहाँ से ऐसे लगनी चाहिए। कुछ चीजें तो मेरे भी आउट ऑफ कंट्रोल है, उसको मैं जी 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 जी। तो मैं जो बात कर रहा था, मैं उस स्लाइड के बिना बात करता हूँ। अब मुझे लगता है ज्यादा कन्वीनियंट मेरे लिए भी। तो मेरा जो उसमें सबमिशन था कि 1950 के बाद जो उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद की धारा बही। नव उपनिवेशवाद का अर्थ होता है कि जब कोई देश उपनिवेशवाद से स्वतंत्र हो जाता है, जैसे 1947 में भारत की कॉलोनी फ्री हो गई थी, आजाद हो गए थे हम, तो हमें आजादी मिली राजनीतिक रूप से। हम आजाद हुए राजनीतिक रूप से, लेकिन देखो पिछली बार तुमने कई मायनों में मानसिक रूप से, कई मायनों में आर्थिक रूप से हम आजाद। लोनी सर माइक ऑफ कर लोनी सर, चलिए मेरे वाले। जी सर, मैं जुड़ा हुआ हूँ, बताइए। सर माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, माइक ऑफ। वो डिस्टर्ब था तो माइक। तो मेरा ये कहना था कि 47 में जब इंडिया आजाद हुआ, तो आजाद होने के बाद राजनीतिक रूप से तो हम आजाद हुए, लेकिन आर्थिक रूप से हम आजाद नहीं हो पाए। आर्थिक रूप से आजाद इसलिए नहीं हुए क्योंकि आर्थिक रूप से हम बहुत कमजोर थे। उद्योग बहुत विकट स्थिति में थे, कृषि बड़ी विकट स्थिति में थी, और इसके साथ साथ जो बाकी सेक्टर हैं, चाहे वो बैंकिंग हो, इंश्योरेंस हो, सभी सेक्टर काफी विकट स्थिति में थे। और उसका कारण ये था कि उसका बहुत लंबे समय तक पहले मुगलों ने और उसके बाद ब्रिटिशर्स ने उस पर अपना शासन किया। मैं भारत की बात इसलिए कर रहा हूँ कि भारत का एग्जाम्पल लेके बात कर रहा हूँ। नव उपनिवेशवाद की परिभाषा ही यही है जो बता रहा हूँ। ऐसा ही होता है कि जब कोई देश आजाद हो जाता है, तो उस आजाद देश को आजाद करने के बाद वो देश जिसने आजाद किया है, इस एग्जाम्पल में ब्रिटेन, वो फिर ऑफर करता है इस देश को जिसे आजाद किया गया है इसको कि आप आजाद तो हो गए हो, आपको बधाई बहुत बहुत, लेकिन अगर आप चाहें तो आपकी हेल्प करने के लिए हम आपको लोन देते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हम आपको सड़कें बनवाते हैं, आपकी हेल्प करने के लिए हम आपको तमाम तरह की फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना है, लोन देना है, लगातार बड़े मात्रा में लोन देना है, तो जो लोन देने के पीछे की जो पॉलिटिक्स होती है, राजनीति होती है, वो ये कहलाती है कि लगातार लोन दे देकर दूसरे देश को इतना दबा लो कि दूसरा देश अब आप पर इनडायरेक्ट रूप से निर्भर हो जाए। पहले तो वो डायरेक्ट निर्भर था, जब वो उपनिवेशवाद में था, तब वो डायरेक्टली आप उसका शोषण कर रहे थे। अब आप उन्हें आजाद कर दिया, अब आप नव उपनिवेशवाद में आ गए, अब इनडायरेक्ट शोषण कर रहे हैं। तो जो इनडायरेक्ट शोषण है नव उपनिवेशवाद में, वो इनडायरेक्ट शोषण के कई तरीके निकाल लिए गए। उसमें एक मुख्य तरीका था मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन।
एक्सप्लॉयटेशन, जिसे आज हम जानते हैं विभिन्न विदेशी कंपनियां। हम अगर बात करें कि 1947 के बाद भारत में विदेशी कंपनियां मुख्य रूप से सन 1990 के आसपास आई हैं। उससे पहले थी, बहुत कम थी। 90 के आसपास हमने उन्हें काफी खोल दिया है। इसका अर्थ यह हुआ कि जहां पर आजादी मिलने के बाद विदेशी कंपनियां तेजी से आनी शुरू हुई, इसका अर्थ यह हुआ कि विदेशी कंपनियां आई, उन्होंने पैसा लगाया, भूमि खरीदी, और वहाँ के जो लोकल उद्योग हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, उनको खत्म किया। क्योंकि जब ब्रांडेड प्रोडक्ट मिलता है और सस्ता उत्पादन मिलता है, तो ऐसे केस में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो हैं, जो घरेलू उद्योग हैं, उनको बहुत हानि उठानी पड़ती है। तो कुल मिला के हुआ ये कि जो उपनिवेशवाद था वो नए स्वरूप में आ गया। उसे हमने नव उपनिवेश, इनडायरेक्ट एक्सप्लॉयटेशन है, उपनिवेशवाद है या इनडायरेक्ट प्रेशर है। ये जो प्रेशर है ये ठीक वैसा ही है, उदाहरण के लिए जैसा आज चाइना पाकिस्तान के साथ करता है या किसी और देश के साथ करता है। लगातार लोन दिए जाते हैं, बड़ी मात्रा में लोन दिए जाते हैं, और लोन हुआ एक माध्यम हुई मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, और एक माध्यम हुआ अपने हथियार बेचना। जब कोई देश आजाद होता है तो उसे समझाया जाता है, विकसित देश उसे समझाते हैं सामान्य रूप से कि आप बहुत कमजोर हैं, आप पर कोई भी देश आक्रमण कर सकता है, कोई नया देश आपको कब्जे में ले लेगा, आपको इतने हथियार लेने चाहिए ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। तो हथियारों का बेचा जाना और लगातार हथियारों का बेचा जाना, तो हथियार बेचने से, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन से और लोन दे देकर, उधार दे देकर जो कब्जा किया जाता है, इनडायरेक्ट कब्जा किया जाता है, उसको बोलते हैं नव उपनिवेशवाद। ये भी नए तरह का उपनिवेशवाद ही है। तो 47 से पहले इंडिया उपनिवेश था एक, 47 के बाद इंडिया उपनिवेश तो नहीं है, लेकिन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन बहुत आ गए हैं, लोन बहुत ले लिया है और हथियार बहुत खरीदे हैं। तो हम भी, अगर हम रशिया की बात करें, अगर हम जापान की बात करें, तो वो उनके एंगल से सोचे, रशिया के, जापान के या यूएस के एंगल से, तो वो ये सोच सकते हैं कि इंडिया उनका नव उपनिवेशवादी कंट्री है, क्योंकि इंडिया पर उन्होंने बहुत सारे मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन भेज रखे हैं, बहुत सारे हथियार भेजे हुए हैं और बहुत बड़ी मात्रा में उधार भी दिया हुआ है। तो इंडिया में का मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे ही जो छोटे देश हैं, और छोटे देश हैं, जैसे नेपाल की हम बात करते हैं, तो नेपाल की भाषा पिछले कुछ महीने में तेजी से बदली है। बदली होने का कारण क्या है कि नेपाल के पास दूसरा रास्ता नहीं है। नेपाल एक वीक कंट्री है, और वीक कंट्री इसलिए है कि उसका जो साथी है वो बहुत अमीर है, तभी तो वीक हुआ। अगर दो साथियों में दोनों एक जैसे हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक बहुत अमीर हो जाए, एक विकसित राष्ट्र हो जाए, तो दूसरे राष्ट्र को या दूसरे व्यक्ति को वो अपने प्रेशर में सामान्य रूप से ले लेता है। इसका अर्थ यह हुआ, ये नव उपनिवेशवाद कहलाता है। अब यहाँ पर एक दो बात समझने की है। विशेष जो समझने की बात है वो यह है कि अगर चाइना के प्रोडक्ट को हमने बंद किया, हम जानते हैं कि हम चाइना से बहुत आयात करते हैं, इंपोर्ट बहुत करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम करते हैं, तो हम चाइना पर काफी डिपेंडेंट हैं, चाइना पर काफी निर्भर करते हैं। और अगर चाइना से हमने आयात बंद किया, चाइना से हमने पैसा आना इंडिया में बंद हुआ, प्रोडक्ट आने इंडिया में बंद हुए, तो उस केस में अब चाइना की जो कंपनी है जो इंडिया से बाहर होंगी धीरे धीरे, वो कहाँ चली जाएंगी? चाइना की जो कंपनी है, चाइना के एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, पॉलिसी बाहर की जाती है, दूसरे देश में जाएगी, तो चाइना का मित्र देश होगा वहां जाएगी या अपने देश में जाएगी। तो ऐसा नहीं है
हमें पूरे ताने बाने को समझने की अगर कोशिश करते हैं तो हम जानते हैं कि हमारे आज की डेट में यूएस से, अमेरिका से संबंध बेहतर हैं। तो अगर अमेरिका की कंपनी इंडिया में आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नई कंपनी इंडिया में आती है तो प्रॉब्लम है। ये दूसरा एस्पेक्ट है नव उपनिवेशवाद का। अब अगर चाइनीज कंपनी यूएस में, अमेरिका में करना चाहे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहां भी संबंध उतने अच्छे नहीं है। लेकिन कुछ देश तो ऐसे होंगे जिनका मैं बात कर रहा हूँ नव उपनिवेशवाद के नए स्वरूप की। नया स्वरूप ये कहता है कि चाइना अपना पैसा लगाएगा नेपाल में। मान लिया उदाहरण के लिए मेरे 2 भाई हैं के लिए, और मेरा एक भाई मैंने भेज दिया चाइना में और एक भेज दिया यूएस में, और पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। यूएस वाला जो भाई है उसने वहां पर एक बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश की, और बड़ी कंपनी एस्टैब्लिश करने नंबर का पैसा या 2 नंबर का भी हो सकता है। मान लिया मैं कोई गलत काम करने वाला व्यक्ति हूँ, ब्लैक मनी मेरे बहुत आता है, तो ब्लैक मनी जितना ज्यादा आता है कि मैं उसे व्हाइट में कैसे कन्वर्ट करूँ, मेरे पास रास्ता नहीं है। हम जानते हैं जो गरीब देश होते हैं, जो पिछड़े हुए देश होता है, उनमें श्रम ज्यादा होता है, उनमें मजदूरी ज्यादा होती है, मजदूर ज्यादा होते हैं, मजदूर सस्ते होते हैं। तो जो गरीब देश होते हैं वो चाहते हैं कि धनी देश उनके यहाँ पूंजी भेजे या पूंजीपति भेजे या उद्योग भेजे। ये वो इनवाइट करते हैं। जैसे इंडिया भी विभिन्न देशों से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, एमएनसी को इनवाइट करता है। हम जानते हैं कि तमाम मोबाइल फोन, तमाम लैपटॉप, तमाम इलेक्ट्रॉनिक आइटम या और बहुत सारे आइटम तमाम एमएनसी बनाती है, तो हम उन्हें इनवाइट करते हैं। जब हम उन्हें इनवाइट करते हैं, इसका अर्थ यह हुआ कि जिसको हम घर में इनवाइट करते हैं उसको विशेष सुविधा देते हैं। जिसको भी हम घर में बुलाते हैं, उस दिन जब भी हमारा गेस्ट आने वाला होता है तो हम कोशिश करते हैं कि सोफे पे कपड़ा अच्छा हो जाए, चादर अच्छी बिछी हो, तो उसे हम विशेष दर्जा देते हैं। ऐसे ही जब गरीब देश विभिन्न मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को इनवाइट करते हैं तो उनको विशेष दर्जा देते हैं, विशेष छूट प्रदान करते हैं। अगर मेरे पास बहुत ब्लैक मनी है और मैंने वो ब्लैक मनी किसी तरह से विदेश में अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदारों को पास कर दी है, उसने वहां पर एक बड़ी कंपनी खोल ली है और उस कंपनी से उसने इंडिया में अप्लाई किया। मान लिया उसने यूएस में कंपनी खोली और यूएस से उसने इंडिया में अप्लाई किया कि मैं यहाँ पर ये बिजनेस, ये मोबाइल कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता हूँ। इंडिया कहेगा कि ठीक है, हम तो चाहते हैं कि एमएनसी यहाँ पे आए, यूएस की एमएनसी आए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। यहाँ पर ये नहीं मालूम है कि वो पैसा इंडिया से गया था, ये वेरिफिकेशन नहीं होता। वो पैसा जो कंपनी यूएस से इंडिया में लगा रही है, वो इंडिया से ही पैसा यूएस गया है और ब्लैक मनी है, इसका कोई कंसर्न नहीं है। एक यूएस की कंपनी है, उसका ये नाम है, ये नंबर है, वो इंडिया में अप्लाई कर रही है पैसा लगाने के लिए किसी भी एरिया में। उसके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुए, रजिस्ट्रेशन चेक हुआ, फाइन ठीक पाया गया, उसको अलाउ कर दिया। ऐसा अगर होते हैं तो ये भी नव उपनिवेशवाद का ही एक दूसरा स्वरूप जो आजकल उभरा है, पिछले 10-12-15 साल में उभर के सामने आया है। इसको हम अर्थशास्त्र की भाषा में राउंड ट्रिपिंग बोलते हैं। तो राउंड ट्रिपिंग का मतलब होता है कि अगर चाइना इंडिया में पैसा लगाना चाहता है तो चाइना पहले पैसा लगाए नेपाल में, नेपाल वाला व्यक्ति पैसा लगाए अमेरिका में, वही पैसा है, वही घूम रहा है जगह जगह, वही अमाउंट है, वो चाइना से गया नेपाल, नेपाल से गया यूएस, और इंडिया में जब आया क्योंकि सीधा चाइना इंडिया में पैसा नहीं लगा पा रहा, चाइना इंडिया में पैसा नहीं लगा पा रहा है क्योंकि आज की डेट में पोजीशन डिस्टर्ब है। आज की डेट में तो हम चाइनीज कंपनी को भी बाहर करने की तैयारी में, ऐसी केस में नई कंपनी को तो हम अलाउ नहीं कर सकते। नई कंपनी चाइनीज अगर इंडिया में आना चाहती है तो उसके पास पूरा मैकेनिज्म है, वो अपने मित्र देश के पास जाए, वहां कंपनी खोले, वो कंपनी इंडिया के मित्र देश के पास जाए, वहां कंपनी खोले,
और इंडिया से सिंपली एक नंबर में अलाउ करे, अप्लाई करे और इंडिया में वो पैसा आए। अब हुआ ये पूरे प्रकरण में क्या हुआ कि एक धनी देश एक गरीब देश में पैसा देना चाहता है। क्यों? क्योंकि पहला कारण, ब्लैक मनी इज बीइंग कन्वर्टिंग इनटू व्हाइट मनी विद प्रॉपर सिस्टम, विद प्रॉपर टेक्निक्स, विद प्रॉपर मैनेजमेंट। बिल्कुल नियमानुसार 2 नंबर का पैसा 1 नंबर में कन्वर्ट हुआ, पहली बात। दूसरी बात, क्यों भेजना चाहता है? वो इसलिए भेजना चाहता है कि जब भी मौका पड़े तो वो इस बात को एक्सपोज कर सके कि इंडिया का इतना हिस्सा हमने पहले से खरीदा हुआ है, किसी कंट्री का इतना हिस्सा हमने पहले से खरीदा हुआ है। तो जब मैंने ये बात कही कि पहले से खरीदा हुआ है, इसमें एक स्मेल आई होगी हमें उपनिवेशवाद की, तो 47 से पहले की स्थिति थी, तो केवल रूप बदल गया। नव उपनिवेशवाद, न्यू जो कॉलोनिज्म है, ये कुछ नहीं है, केवल इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की एक नई टेक्निक है, एक नया तरीका है। हम जानते हैं 1950 के आसपास जो पूरे दुनिया में जो एक वेव आई, एक बहाव आया, उस बहाव के बाद एक बहाव आई कि सभी देशों को आजाद होना चाहिए, समानता के नाम पे, एकरूपता के नाम पे। सभी देश आजाद हुए भी, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। आज की डेट में अब शोषण कैसे किया जाए इंटरनेशनल लेवल पे, तो शोषण करने का तरीका एक उधार देना, हथियार बेचना और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को एस्टैब्लिश कराना। जितनी विदेशी कंपनियां हैं वो विदेशी कंपनियों का एक मकड़ जाल बना हुआ है, कॉब वेब बोलते हैं, मकड़ जाल, जैसे मकड़ी का जाला होता है, उसमें किसका पैसा कहाँ आया, कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ, जितने ताने बाने होते हैं जगह जगह बने हुए, ठीक वैसा ही मकड़ जाल है विदेशी कंपनियों का। बहुत सारी कंपनी ऐसी है जिनका अगर आप ये ढूंढने की कोशिश करें इंटरनेट पे, गूगल पे, कि इसका होम कंट्री कौन सा है, इसका पेरेंटल कंट्री कौन सा है, तो नहीं मिलेगा। अगर आप कोशिश करें कोई एक प्रोडक्ट लें, ये कंपनी कहाँ से आई मालूम हो जाएगा। यू मैप कहाँ से आया, आज की डेट में मालूम हो गया। इसका जो ओनर है वो यूएस का है, पहले वो चाइना का था, अब यूएस का हो गया। मैंने आपको जो एग्जांपल दिया अभी, अब मैं इस इशू पर ज्यादा नहीं बोलूंगा तो बात लंबी जा सकती है। चाइना का था पहले, अब यूएस का हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब हुआ कि चाइना के प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल लेवल पे किसी और नजरिए से देखा जा रहा है। उसका ओनर चेंज हो गया, अब यूएस का ओनर हो गया, अब नजरिया लोगों का चेंज हो गया। अल्टीमेटली काम चल रहा है। जो 47 से पहले कॉलोनीज बनी हुई थी, उस कॉलोनीज की जड़ में पूंजीवाद था। पूंजीवाद की जड़ क्या थी? पूंजीवाद का आधार था कि प्रॉफिट मस्ट बी मैक्सिमाइज्ड एट एनी कॉस्ट। लाभ प्रत्येक आधार पर, प्रत्येक लागत पे जो लाभ है वो अधिकतम होना चाहिए। अगर लाभ अधिकतम है तो व्यक्तिगत लाभ अधिकतम हो, सामाजिक लाभ अधिकतम ना हो, सामाजिक लागत कितनी चुकानी पड़े, यही तो था 47 से पहले इंडिया में भी, कि लाभ अधिकतम हो ब्रिटिश का। सामाजिक लागत किसने चुकाई? इंडियन ने। ऐसे सभी विभिन्न देशों ने सामाजिक लागत चुकाई। वो सामाजिक लागत भी थी, आर्थिक लागत भी थी, राजनीतिक लागत भी थी। आज की डेट में राजनीतिक लागत पे नहीं करनी पड़ती, राजनीतिक रूप से लोग स्वतंत्र हो गए। सामाजिक रूप से हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, यहाँ ट्विस्ट हो सकता है, लेकिन आर्थिक रूप से हम स्वतंत्र नहीं है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र तब होंगे जब हम ये कहें। तो आज की डेट में हम हिंदुस्तान में एक नारा सुन रहे हैं बहुत, पिछले 3 महीने से, 4 महीने से, आत्मनिर्भर भारत की बात हम सुन रहे हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी बात की है कि आत्मनिर्भर भारत। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी देश से खरीदेंगे नहीं, किसी देश को बेचेंगे नहीं। इसका अर्थ यह है कि हम कोई भी प्रोडक्ट हो उसको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम किसी दूसरी देश की टेक्नोलॉजी पे हमें आधारित ना होना पड़े, डिपेंड ना करना पड़े। तो ये है वो इशू जो नव उपनिवेशवाद से छुटकारा दिला सकता है। तो नव उपनिवेशवाद से अगर हमें आजादी चाहिए, पूंजीवाद से आजादी जो है समाजवाद का रास्ता है। तो समाज आज बहुत सारे देशों में जो मिक्स सिस्टम है,
मिश्रित व्यवस्था है पूंजीवाद और समाजवाद की। मिश्रित कहते हैं और 90% समाजवाद होता है। 90% और उसमें पूंजीवाद की मात्रा कम हो, समाजवाद की बढ़े, तो समाजवाद को प्रेशर किया जाए। वो तब होगा जब सोशल रिवॉल्यूशन होते हैं। हम जानते हैं जब भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, चाहे 1930 के आसपास की बड़ी विश्वव्यापी मंदी हो या विश्व युद्ध की अगर बात करें 1914 से 18 तक पहला विश्व युद्ध था, 1939 से 45 तक दूसरा विश्व युद्ध था। जब भी बड़ी घटनाएं हुई है इंटरनेशनल लेवल पे, उसके बाद सिद्धांतों में बदलाव आए हैं, उसके बाद नियमों में बदलाव आए हैं। हम जानते हैं कि विश्व को चलाने वाली जो व्यवस्था है, चाहे वो WTO हो या वर्ल्ड बैंक हो या IMF हो, जनरल ट्रेड ऑन टैरिफ एंड ऑर्गेनाइजेशन गैट की बात करते हैं, तो ये जो बड़ी संस्थाएं हैं ये बड़ी घटना के बाद जन्म लेती हैं। आज भी इस कोविड-19 के बाद आगे आने वाला समय इतना चैलेंजेबल है कि गवर्नमेंट को और किसी गवर्नमेंट को नहीं पता कि आने वाला समय क्या होगा। इस अनिश्चितता की स्थिति में जो एक रास्ता, एक बात निकल के आई आत्मनिर्भर भारत की, वो आत्मनिर्भर भारत नव उपनिवेशवाद से भी छुटकारा दिलाएगा और पूंजीवाद से भी छुटकारा दिलाएगा। तो हमें वर्तमान परिस्थितियों में जब हम अपने रिसर्च की बात करेंगे, शोध की बात करेंगे, तो पूंजीवाद एक प्रॉब्लम थी, नव उपनिवेशवाद एक प्रॉब्लम थी, अब भी है काफी जगह। तो जब हम शोध करते हैं उसमें समस्या के साथ साथ समाधान की भी बात होनी चाहिए। तो समाधान आज की डेट में इस रेडिकल अनसर्टेनिटी में, इस अद्भुत अनिश्चितता की स्थिति में किसी देश को नहीं पता कि क्या होने वाला है। अगर हम बात करें 4 महीने पहले की, मार्च की, तो मार्च में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं थी, केवल इतनी सूचना थी कि चाइना में स्थिति बहुत खराब है, इटली में बहुत खराब है, और भारत में क्या होगा 3 महीने बाद, 4 महीने बाद नहीं पता किसी को। उस परिस्थिति में जो पॉलिसी अडॉप्ट की गई, उस पॉलिसी को हम बोलते हैं, मैं अपनी बात खत्म करूंगा, मेलोनी साहब को देख लिया, आगे मुझे टोकने वाले हैं, मैं अपनी बात खत्म करूंगा 5-7 मिनट में। उस पॉलिसी को बोलते हैं बारबेल पॉलिसी। बारबेल एक सिस्टम होता है, बारबेल सिस्टम में बारबेल पॉलिसी में हम कहते क्या है, पैसा है उसे सेव करना है, इन्वेस्ट होना है। तो जहां सबसे अधिक रिस्क है, जहां सबसे अधिक खतरा है, वहां पैसा लगाया जाए, और जहां सबसे कम खतरा है वहां पैसा लगाया जाए। जो बीच के सोर्सेस है, जहां खतरा कुछ कम है कुछ ज्यादा है, उसको छोड़ दिया जाए। भारत सरकार ने क्या किया, सबसे कठिन काम था उस समय पे वो एक देश को बंद करना, वो एक देश को बंद करना सबसे कठिन काम था जो उस समय किया गया। और सबसे आसान काम क्या था कि दूसरे देशों से कांटेक्ट में आओ, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाओ, PPT किट की संख्या बढ़ाओ। ये जो एस्पेक्ट है, इसके बीच में कोई रास्ता नहीं है दूसरा, या तो लॉकडाउन हो या फिर हम प्रिकॉशंस बरते हैं अपने लेवल पे, बीच का रास्ता कोई नहीं है। तो दोनों जो बारबेल पॉलिसी है वो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट की। ये जो पॉलिसी है वो पॉलिसी अपने आप में उसी ही विचारधारा से जुड़ी हुई है जो लगभग सभी देश अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे स्वीडन है, स्विट्जरलैंड है, कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने पहले कुछ पॉलिसी अप्लाई की, लॉकडाउन नहीं लगाया, और बाद में उन्हें लॉकडाउन लगाना पड़ा। इसका अर्थ यह है कि जब आप 130 करोड़ लोगों की बात करते हैं तो आप प्रैक्टिकल नहीं कर सकते कि आज हम ये करके देखते हैं और 4 महीने बाद कुछ और करके देखेंगे, तो वो चॉइस हमारे पास नहीं थी। तो नव उपनिवेशवाद तो निश्चित रूप से उपनिवेशवाद का, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का ही नया रूप है और पूंजीवाद से डायरेक्टली कनेक्टेड है। उससे उभरने का समय भी हमारा ये कोविड-19 हमें देता है। कैसे? आत्मनिर्भरता के माध्यम से। आत्मनिर्भरता का मतलब बिल्कुल भी आपकी अर्थव्यवस्था को बंद करना नहीं है, आयात निर्यात को बंद करना नहीं है। आत्मनिर्भरता का मतलब है कि जिन क्षेत्र में हम पोटेंशियल रखते हैं, उन पोटेंशियल वाले क्षेत्र में जहाँ कैपेबिलिटी है वहाँ हम एक्सेल करें, वहाँ बहुत अच्छा करें। जो हमारे वीक पॉइंट है वहाँ पे 2 देश अच्छा कर रहे हैं, उन देश के कॉन्टेक्ट में आए।
हर देश अपने अपने लेवल पे पोटेंशियलिटी के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से आत्मनिर्भर हो। तो पूंजीवाद से भी और आज की डेट में उपनिवेशवाद की बात तो नहीं करेंगे, वो तो खत्म हो गया। नव उपनिवेशवाद से भी छुटकारा हमें मिल सकता है। तो हमारा जो शोध होगा, हम जो जिस एरिया में रिसर्च करेंगे, तो रिसर्च करने में हमें पास्ट को तो सोचना होता है, हिस्ट्री को पढ़ना होता है, साथ ही साथ हमें सजेशन, समाधान की बात भी करनी होती है। कोई भी ऐसा रिसर्च एरिया, मैंने 2-3 जगह मंचों से कहा है, अगर हम ये कहते हैं कि हम हिंदी के विद्यार्थी हैं, या मैं ये कहता हूँ मैं फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैं मैथमेटिक्स का स्टूडेंट हूँ, मैथ्स वाले क्या कहते हैं, फिजिक्स वाले क्या कहते हैं कि हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हम सोशल साइंस के स्टूडेंट नहीं है। सोशल साइंस का स्टूडेंट कौन नहीं है, ये बड़ा टिपिकल काम है। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सोसाइटी से जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी ऐसा एकेडमिशियन नहीं हो सकता जो ये क्लेम करे कि मैं सोशल साइंस का स्टूडेंट नहीं हूँ। आने वाले समय में जो बदलाव आने वाला है हमारी सोच में, विचारधारा में, एकेडमिक्स में, वो एक बदलाव ये भी है कि सोशल साइंसेस की, सामाजिक विज्ञानों की परिभाषा भी मुझे लगता है धीरे धीरे बदलेगी। सामाजिक विज्ञान में हम फिजिक्स को भी देखेंगे, सामाजिक विज्ञान में हम केमिस्ट्री को भी देखेंगे, क्योंकि ऐसा कोई निर्णय नहीं है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का जो अंततः समाज को प्रभावित ना करता हो। कोविड-19 अपने आप में कोई हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है, ये हेल्थ प्रॉब्लम भी है, आर्थिक समस्या भी है, और साथ ही साथ सबसे ऊपर आज की डेट में एक बड़ी सामाजिक समस्या है, जो सभी विषय के लोगों को इसके बारे में सोचना होगा। तो पूंजीवाद, उपनिवेशवाद, नव उपनिवेशवाद एक समस्याएं हैं, काफी हद तक आज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां हमें ये मौका प्रदान करती है कि हम इन परिस्थितियों, इन समस्याओं से उबर सकें और समस्याओं का समाधान की ओर कुछ ना कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी के एंगल से भी, क्योंकि ये जो पॉलिसी है, मैं इसमें बस अंतिम बात कहूँगा, तो दूसरी जगह भी इंगेजमेंट कहीं है, अंतिम बात इस तरह से कहूँगा कि सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत केवल नेशनल मिशन है, नेशनल मिशन है। जब नेशनल मिशन कहते हैं तो राष्ट्र का मिशन भी है, राज्य सरकारों का मिशन भी है, उद्योगों का मिशन भी है, और अंतिम व्यक्ति का मिशन भी है, हमारा मिशन भी है। तो हम निर्भरता में अपने अपने लेवल में जिस जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, आत्मनिर्भरता लेके आए। अगर हम कर रहे हैं तब भी हम आत्मनिर्भर भारत को प्राप्त करने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। अंत में पुनः प्रोफेसर एनसी लोहनी सर को धन्यवाद देते हुए कि उन्होंने मुझे हिंदी विषय के बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। हालांकि जूम मीटिंग में हम बहुत इंटरेक्ट तो नहीं कर पाते हैं, लेकिन मैंने अपनी बात रखी और मैं कोशिश करता हूँ, उम्मीद करता हूँ काम किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद नवीन सर। जी दिनेश जी, बहुत धन्यवाद। हम लोग आपके द्वारा जो आज पूंजीवाद और नव उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद पर चर्चा की गई, और जो बहुत कैटेगरिकली आपने बहुत अलग अलग बिंदुओं पर बात की, और हम लोग जो हिंदी के अध्यापक हैं कई बार बड़े दूसरे तरीकों से चीजों को रखते हैं। थ्योरी जो सैद्धांतिकी है उसका जो पक्ष आपने प्रस्तुत किया वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बहुत अच्छा व्याख्यान हमको सुनने को मिला। अगर आपके पास 10 मिनट हो तो कोई किसी विद्यार्थी का कोई प्रश्न हो तो हम ले सकते हैं। दिनेश जी 10 मिनट होंगे? हेलो? क्यों नहीं सर, हाँ, वो तो किसी विद्यार्थी के पास कोई प्रश्न, हाँ, जी किसी के पास कोई प्रश्न है तो विद्यार्थी रख सकते हैं। कोई आपको ऑब्जर्वेशन है, कोई प्रश्न है, हाँ बताएं, प्लीज बात कर सकते हैं लोग। हाँ नमस्ते सर, मैं संदीप कुमार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ सर, ये कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे देश हैं, चाइना है, अमेरिका है, जापान है, ये हमारे यहाँ कंपनियां स्थापित करते हैं, तो क्या भारत भी जो मतलब हमसे ज्यादा गरीब देश हैं वहाँ पर कंपनियों के माध्यम से उपनिवेशवाद में शामिल होता है? वो कौन कौन से देश सर हैं इस समय? संदीप जी, आपका सवाल बहुत अच्छा है, और इसलिए ज्यादा अच्छा है। देखिए, एक सवाल तो आपका दूसरा पूछा कि आपने जो सवाल पूछा कि भारत भी उपनिवेशवाद में शामिल है, तो निश्चित रूप से भारत उपनिवेशवाद में शामिल है। अब
यहाँ पर देखने की बात यह है कि जो भी देश अपने आप को संपन्नता की तरफ बढ़ता हुआ देखता है, वो शुरुआत में तो कोशिश करता है दूसरे देशों की मदद करने की, चाहे बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, कुछ सेंस में नेपाल हो, कुछ सेंस में भूटान हो। आप देखेंगे तो नेपाल वाला इशू आया, वो आते ही भारत भूटान की तरफ झुक गया। तो उपनिवेशवाद की हिसाब से भारत की बहुत सारी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसीज जो हैं, भारत की जो कंपनियां हैं, वो तमाम विदेशों में काम कर रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। हाँ, आपके सवाल की जो दूसरी स्मेल है वो यह है कि भारत नव उपनिवेशवाद में शामिल है कि नहीं है, इस पे कमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि हम आर्थिक शोषण कर रहे हैं यह कहना ये नहीं है, लेकिन हम अपना निवेश दूसरे देशों में कर रहे हैं, ये बात सत्य है। कोई और सवाल, कोई और प्रश्न किसी और बच्चे का, स्टूडेंट? हेलो, धन्यवाद सर। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए भैया। हेलो सर, नमस्कार। नमस्ते, पूछिए। सर, मेरा प्रश्न ये है, आजादी के बाद हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था जी, और आज क्या ऐसा लगता है कि हम मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूरी तरह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ जा रहे हैं? तो आपने मेरे सवाल, मेरी डिस्कशन को ध्यान से सुना हो तो मैंने उसमें एक दो जगह बोला है कि जितनी भी अर्थव्यवस्थाएं विश्व में हैं जो अपने आप को मिश्रित होना क्लेम करती हैं, मिश्रित में ये देखना मुश्किल होता है कि पूंजीवाद का कितना हिस्सा और समाजवाद का कितना हिस्सा। शुरुआत में जब हम मिश्रित अर्थव्यवस्था को अडॉप्ट करते हैं, इस बात का इम्प्लीकेशन ही यही है कि हम पूंजीवाद को बढ़ावा देना चाहते हैं। अगर हम पूंजीवाद को बढ़ावा देना ना चाहते तो हम समाजवादी अर्थव्यवस्था कहलाते। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था शुरुआत में अगर 10% रही होगी, तो जैसे जैसे हम संपन्नता की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, पूंजीवादिता की मात्रा बढ़ती चली जाती है, और वो इसलिए बढ़ती है कि हम उन्नति तो करते हैं, हम आर्थिक वृद्धि तो करते हैं, विकास नहीं कर पाते। जैसे वर्तमान समय में राष्ट्रीय आय तो बहुत बढ़ रही है, पैसा बढ़ रहा है, साथ ही साथ गरीबी की भी बढ़ रही है, बेरोजगारी भी बढ़ रही है, असमानताएं भी बढ़ रही हैं। तो हम वृद्धि तो कर रहे हैं, विकास नहीं कर पा रहे। जब हम विकास नहीं करते, केवल वृद्धि करते हैं, तो उस केस में पूंजीवादिता बढ़ती है। यही केस इंडिया का भी है, पूंजीवादिता बढ़ रही है, समाजवादिता का हिस्सा सामान्य रूप से कम देखने को मिलता है। अब मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी जी, धन्यवाद सर। कोई और स्टूडेंट? और किसी का कोई सवाल? हेलो सर, नमस्कार। मैं सूरज बोल रहा हूँ सर। हाँ सूरज बोलिए। सर, पूंजीवाद साहित्य को किस तरह प्रभावित कर रहा है आजकल? साहित्य को जी। देखिए, विषय आपका बिल्कुल सही आपका सवाल है, और मैं ही यहाँ पर। लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है, हम अच्छे से समझते हैं, किसी भी देश में जितने भी एकेडमिशियंस हैं, अगर हम किसी व्यक्ति की कोई पुस्तक पढ़ते हैं किसी भी विषय में, चाहे वो हिंदी हो, उर्दू हो, या कोई भी विषय हो, तो उस पुस्तक को पढ़ने से पहले अगर हम पुस्तक के लिखने वाले की आइडियोलॉजी को समझ लेते हैं, उसका जो ऑथर है, उसका जो राइटर है, वो ऑथर, वो राइटर किस आइडियोलॉजी का है, किस विचारधारा का है, वो पुस्तक भी उसी विचारधारा को ही बढ़ावा दे रही होगी। तो अगर देश में पूंजीवादिता बढ़ती है या कोई भी विचारधारा बढ़ती है, तो निश्चित रूप से जो एकेडमिशियंस हैं वो उससे हम अछूते नहीं रह पाते हैं। और इसका जो विशेष कारण वो यह है कि हम सभी ताने बाने से बंधे होते हैं। सरकारी नीति के अनुसार हमारा चयन हुआ होता है। सरकारी नीति का आलोचना करना या न करना, या उस लेवल पे जाके अनबायस्ड होना, वो मानव के लिए बहुत कठिन है। हम अपने आप को एक दूसरे पक्ष से अलग रख के बात कर सकें, ये बहुत कठिन है। हम जब भी बात करते हैं हम बायस्ड हो ही जाते हैं, कहीं ना कहीं कम कहीं ज्यादा। तो हमारे साहित्य पर भी निश्चित रूप से, चाहे पूंजीवादिता है
समाजवादी का है, उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि सकारात्मक प्रभाव पड़ा होगा। बाकी विषय शोध का है तो उसके बाद मालूम होगा। कोई और सवाल, कोई और स्टूडेंट? और किसी का कुछ? सर नमस्ते सर। हाँ। सर नमस्ते। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है सर? आवाज आ रही है, हाँ। सर जैसे हमारा देश एक विकासशील देश है, ठीक है, और विकसित देश बनने के लिए हमें आर्थिक रूप से, शिक्षा के रूप से, हमें अपनी कृषि के रूप से मजबूत बनना होगा, बेरोजगारी ना हो। लेकिन उसके लिए फिर सर हमें दूसरे देश में निवेश करना होगा, फिर वो क्या होगा, उपनिवेश होगा। उपनिवेश को हम गलत बोल रहे हैं, उसके लिए हमें पूंजी चाहिएगी, फिर वो पूंजीवाद हो गया। तो सर कैसे कैसे मतलब हम इसका विरोध कर सकते हैं, कैसे हम इसे बाहर निकाल सकते हैं, और कैसे अपने देश को हम विकसित श्रेणी में लाके खड़ा कर सकते हैं सर? इस चक्री समझ नहीं आता दोबारा सर। से कहता हूँ, मैं दोबारा से बात करता हूँ। हालांकि मैंने बात सर चीजें मुझे समझ आ गई, लेकिन वही चीज है कि एक देश है अपने आप को विकसित करने के लिए पूंजी का भी सहारा लेगा। जी सर। देखो, मैं आपको बताता हूँ, मुझे लगता है कि काफी सारे स्टूडेंट हमारे या तो कैंपस के होंगे या कॉलेजेस के। जब हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और बाई चांस अगर कोई स्टूडेंट कॉलेज की जो छात्र राजनीति है या कैंपस की छात्र राजनीति है उसके जी सर। प्रभाव में आता है, उसके प्रभाव में आता है, तो उसके टीचर्स इसे समझाते हैं कि बेटा इससे थोड़ा बच के रहो, क्योंकि आपको 2 साल काटते हैं, करियर आपका है, आपको भविष्य देखना है, ये समझाया जाता है। उस बच्चे को भी कई बार समझ आता है, कई बार नहीं आता। लेकिन वो जब बच्चा अपना करियर बिगाड़ रहा होता है, जब वो राजनीति में आ रहा होता है, उस मौके पे उसे एहसास नहीं होता, और जब आ चुका होता है तो एहसास होता है। जब 2 साल बीत जाते हैं, मार्कशीट वो देखता है, आउटपुट सामने होता है, तब उसे लगता है कि वो 2 साल जो बीत चुके हैं, जिसमें मुझे समझाया गया था, उस समय में प्रोसेस में था, मुझे समझाया गया, लेकिन मुझे एहसास नहीं हुआ कि मैं टीचर की बात मानूं। ठीक यही बात लागू होती है, आपका जो सवाल है उस पर, उपनिवेश का। जो विकासशील देश हैं, निश्चित रूप से वो विकसित होना चाहते हैं। विकसित होने के जो टेक्निक्स हैं, जो मोड हैं, वो यही है कि आप टेक्नोलॉजी लेके आइए, इन्वेस्टमेंट लेके आइए, बाकी जगह इन्वेस्टमेंट लेके जाइए, ठीक है। लेकिन ये जो सकारात्मक चीज है, ये जो पॉजिटिव चीज है, हायर क्वालिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, हायर क्वालिटी ऑफ यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कब उपनिवेशवाद बन जाता है, कब शोषण बन जाता है, ये नहीं मालूम होता। इसको अच्छी नीयत से विकासशील देश विकसित बनने के लिए ऐसा करते हैं। मैं आपको बताऊं, जब ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में पहली स्टैब्लिश की, तो उसकी ये इंटेंशन नहीं होगी कि वो भारत पे कब्जा करेगा। लेकिन जब उसका पैसा यहाँ लग गया, लगने के बाद जब प्रोसेस स्टार्ट हुई और जब आउटपुट आया, तो आउटपुट ये था कि इंडिया कब्जे में आ चुका था। इंटेंशन के बाद जो आउटपुट है, उसके बीच की जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस में बड़ी माइल्ड सी, बड़ी माइनर सा एक वॉल है, एक दीवार है, वो कब क्रॉस हो जाए ये क्लियर नहीं होता। इसीलिए लगभग सभी देश, चाहे वो बैकवर्ड हो, चाहे वो डेवलपिंग हो, विकासशील हो, विकसित होना चाहते हैं, विदेशियों के साथ इंटरनेशनल मार्केट में संबंध स्थापित करना चाहते हैं, क्वालिटी के एंगल से, क्वांटिटी के एंगल से, टेक्नोलॉजी के एंगल से और अपनी रेटिंग के एंगल से। परमाणु हथियारों संबंधित पॉलिसी में पाकिस्तान को लेकर कुछ चेंज किया। पहले ये पॉलिसी थी कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, और हम फर्स्ट यूज वाली पॉलिसी को चेंज करते हैं, इसमें हम समाजवादी सोच रखते हैं। लेकिन कल भी हमारी सोच समाजवादी होगी, हमारी नियत में खोट नहीं आएगा, इसकी गारंटी आज देना मुश्किल है। तो जो खोट 1950 से पहले तमाम विकसित देशों के दिमाग में आया था, जिससे उपनिवेशवाद जन्मा था, वो नया उपनिवेश
नाम दे दिया गया है। उपनिवेशवाद निश्चित रूप से एक गलत कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस गलत रिलेशन से बिगाड़ ले। हेलो, मेरी आवाज आई है? आवाज आई है? मेरी आवाज आई है? हेलो सर थोड़ी कम आ रही है, कट के आ रही है सर। कम आई है, यहाँ बीच में डिस्टर्ब हो गया था जी। तो मेरा कहना ये था कि हमारी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम नहीं है, जी सर। थियरी में प्रॉब्लम नहीं है, उसका एप्लीकेशन पार्ट है। ये जो हम पैसा लगाते हैं इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस में, अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में शामिल होते हैं, ये कब उपनिवेशवाद बन जाता है ये कहना मुश्किल है आज की डेट में। इंडिया का हाँ बताएं। तो सर एक तरीके से हमारे दिमाग में एक सुषुप्त अवस्था में रहती है और ये जागृत हो जाती है। हाँ, उसमें देखिए ऐसा मान के चले ना कि तो सर ये तो हमारे समाज से, सर ये तो हमारे, है। जी सर, ये हमारे समाज या देश से इसका मतलब कभी खत्म नहीं होगी, एंड कभी नहीं होगा, किसी न किसी धीरे धीरे रूप में बनी रहेगी सर। ये तब खत्म होगी बेटा जब हम आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, फिर सर वो ये पूंजी चाहिए, आर्थिक रूप से पूंजी समान होंगे। तो समानता, जैसे हमें समानता देश के अंदर चाहिए, ऐसे ही समानता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी चाहिए। अगर सारे के साथ समानता का इशू है, क्योंकि देश के अंदर समानता मुश्किल है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समानता मुश्किल है, तो ये प्रॉब्लम प्लस माइनस चलेंगी। हमारा काम शुद्धार्थी होने के नाते यह है कि जो हम विषय चुने उस विषय के आधार पर हम कुछ कॉन्क्रीट सलाह, कॉन्क्रीट समाधान प्रस्तुत कर सके, ताकि सरकार या जो संबंधित लोग हैं जिन पे हमने शोध किया है वो उनका उससे लाभ हो सके, समाज का उससे बना हो सके। ये हमारा इंडिविजुअल काम है। और जब आप लोग किसी पोजीशन में आओगे, पीएचडी करने के बाद, पोजीशन मिलने के बाद, जब किसी पोजीशन में आओगे तब आपको सोचना पड़ेगा कि अब हम क्या नया करें कि जो उस लेवल पे सोच सके। ठीक है, तो प्रॉब्लम है। और कोई स्टूडेंट सवाल चाहिए? थैंक यू। और बच्चा, कोई और स्टूडेंट? बच्चा तो नहीं कहना चाहिए, आप सब पीएचडी के स्टूडेंट हैं, बड़े हो गए। कोई और स्टूडेंट, कोई ऑब्जर्वेशन आपका? बात कर सकते हैं 2-4 मिनट, ऐसी कोई एजेंसी नहीं है। हाँ, मुझे लग रहा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए अभी और दिनेश जी ने बढ़िया उनके उत्तर दिए। किसी का प्रश्न हो तो एक अंतिम प्रश्न ले सकते हैं। और हेलो, हाँ बोलिए सर। नमस्कार सर, मेरा एक और प्रश्न है। भारतीय संविधान लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना पर जोर देता है जी, तो क्या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के साथ ये संभव होगा सर? मैं आपको बताऊं, आशुतोष जी अपना नाम आ रहा है स्क्रीन पे। भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था की बात करता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि भारतीय संविधान में संशोधन करने के पश्चात ही हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया है। भारतीय संविधान समाजवादी व्यवस्था की बात करता है निश्चित रूप से जी, लेकिन हमने संविधान में संशोधन करने के पश्चात ही मिश्रित अर्थव्यवस्था को ऑप्ट किया है। और जब हम ऐसा ऑप्ट करते हैं, ऐसी चॉइस हम ढूंढते हैं जिसमें मिश्रित होती है, तो हम बड़ी चालाकी से उस बात को गायब कर जाते हैं कि मिश्रित में दोनों 50-50% रहेंगे या कितने कितने रहेंगे, वो हमने नहीं बताया। ये बात आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। जी व्यवस्था की हम बात करते हैं, लेकिन धीरे धीरे झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहा है, जो स्वाभाविक भी है, स्वाभाविक भी है। उसमें यह है कि हम उन्नति चाहते हैं, हम प्रगति चाहते हैं, विकास नहीं चाहते। उसमें लंबी बात हम कर सकते हैं, विकास की बात एक लंबा विषय है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, लेकिन आपकी बात ठीक है। समाजवादी व्यवस्था में पूंजीवाद का दखल है, वो दखल इसलिए है बेटा कि ये दखल हमने खुद ऑप्ट किया है संविधान में परिवर्तन करके निश्चित अर्थव्यवस्था के नाम पर, इसलिए चले जी। तो मेरे ख्याल से कई महत्वपूर्ण प्रश्नों पर बातचीत हो गई और दिनेश जी ने बड़े जो अंतिम प्रश्न था उसमें भी आपको लग रहा होगा कि जो देश के संविधान के अलावा हम कुछ नया कर रहे हैं, तो दुनिया भर में अभी जो पहले राणा ने प्रश्न पूछा था कैसे हम दुनिया भर में अपनी पूंजी फैला रहे हैं, एमएनसी हमारी भी विदेशों में काम कर रही है, या फिर ये जो पूंजीवाद का नया चेहरा हम देख रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, ये विकास के नाम पर, ये सब आपके अध्ययन के विषय हैं। बहुत सारा साहित्य
आपको इंटरनेट माध्यमों में भी मिलेगा, लेकिन जो आज की बातचीत में हमको अवसर मिला दिनेश जी से समझने के लिए, मैं उनका विशेष धन्यवाद कर रहा हूँ। और ये